दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच इंडिया से हारने के बाद में इंग्लैंड ने यह तो तय कर लिया है कि तीसरे टेस्ट मैच में वो कुछ देखने नहीं मिलेगा जो पिछले दो टेस्ट मैचेस में देखा था। मतलब कुल मिलाकर इस वाले टेस्ट मैच के अंदर जो कि लॉर्ड्स के अंदर खेला जाएगा, जो विकेट होगा ना वो पूरा ग्रासी विकेट आपको देखने मिलेगा, जहां पर गेंदबाज जबरदस्त करते हुए आपको नजर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको 49 या 50 देखने मिल जाए। अभी दोस्तों इस मैच में क्या करना है आपको और कैसे करना है, ये सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। और जो जो चीजें मुझे अभी तक पता चली हैं, वीडियो लेट आ रहा है इसका मतलब ये है कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बेस्ट एनालिसिस करके दूं, जिससे कि आप एक अच्छा टीम तैयार कर सके। तो मैच जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होगा ना, तीसरा टेस्ट मैच, इसमें क्या क्या कुछ पॉसिबल है सारी चीजें बताता हूं। वीडियो को जरा ध्यान से देखना और इसके बाद अपने टीम को तैयार करना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो वही एक फॉर्मल चीज है कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर देना। बेल आइकन से क्या होता है कि जब मैं वीडियो डालूंगा, चाहे वो लेट आए चाहे जल्दी आए, लेकिन आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गया है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम इसलिए जरूरी है क्योंकि टॉस के बाद जो भी जरूरी चीजें हैं ना वो मैं आपको बता सकूं। टेलीग्राम पर ही आपको फाइनल टीम मिलती है, टेलीग्राम पर ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन मिलेगा टॉस के बाद। तो ये सारी चीजें क्लियर होती हैं टेलीग्राम पे। अब कैसे ज्वाइन करना है, बस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए वीडियो के नाम पर क्लिक कर देना या फिर कमेंट में चले जाना, और जो पहला कमेंट है ना उसमें भी आपको ऐसा लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा लॉर्ड्स लंदन में। अब दोस्तों लंदन में आखिरी मैच पता है कौन सा हुआ था? अभी जो WTC का फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और क्या कहानी थी उसमें? रबाडा ने 5 विकेट निकाले, स्टार्क ने 7 विकेट निकाले, दूसरी तरफ से मार्को येंसन विकेट निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर जो फास्ट बॉलर्स की धूम धां देखी थी ना, वही आपको फिर से नजर आएगी। अभी क्या हुआ है दोस्तों, देखिएगा 212 और 207 ऑस्ट्रेलिया बना रही है, 212 और 207। फिर साउथ अफ्रीका क्या कर रही है, 138 और 285। अब जो स्कोर अच्छा बना है ना वो बना है यहाँ चौथी इनिंग में जाके एडन मार्कराम से, जिसमें उन्होंने शतक लगाया। इसके पहले क्या स्थिति थी कि नंबर 4 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, नंबर 9 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, नंबर 6 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिया। अब 2024 पर आया, यहां पर भी वही स्थिति है कि नंबर 4 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ऊपर के 3 प्लेयर तो अपना विकेट बिल्कुल ऐसे ही दे गए, प्यार में प्यार मोहब्बत में अपना विकेट देकर निकल लिए। चौथे नंबर पर फिर जो रूट बैटिंग कर रहे थे तीसरी इनिंग में, तब उन्होंने स्कोर किया। यहां तो ऐसी स्थिति थी कि 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे कुशल मेंडिस या कमिंदू मेंडिस, जो भी रहे हो, इन्होंने 74 का स्कोर किया था। और इसके बाद दिनेश चंडीमल यहाँ पे 58 का स्कोर किया, ये नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। क्या है स्थिति भाई, यहाँ पर भी फास्ट बॉलर्स ने धूम-धाम कर दी, यहाँ पर भी फास्ट बॉलर्स की धमाक धमास है। और यहाँ जरूर ओपनर ने स्कोर किया, लेकिन 27 का स्कोर किया था। यहाँ पे गुदाकेश मोटी का 31, क्रॉले का 76 आया था, और इसकी तो बैटिंग ही नहीं आई। फिर ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ पर भी थी। तो ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है या फिर अगर पहले बैटिंग कर रही है इंग्लैंड, तो जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनके लिए ये मान लेना कि एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई वाली कंडीशन रहेगी कि कब विकेट चला जाए ये वो खुद भी तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गेंद स्विंग होगा, बाउंस होगा, अच्छा बल्ले पे आने तो मुश्किल है। ये मान लेना कि मूवमेंट आपको अच्छा देखने मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि आप सही प्लेयर का सिलेक्शन कर सकें। अब रही बात स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स के पास उतने विकेट नहीं आए हैं, तो जो जडेजा के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं फिर से बता दूं कि पिछले मैच में भी जो उन्होंने कुछ किया था वो बल्लेबाजी की दम पे किया था। तो अगर आपको लग रहा है कि बल्लेबाजी अच्छी होगी तो रखिएगा, गेंदबाजी की दम पे मत रखना। अब आते हैं हम यहाँ से दोनों टीम्स के हेड टू हेड पे। इंग्लैंड ने लास्ट मैच में इंडिया ने बहुत अच्छा विन किया, लगभग 1000 रन टीम इंडिया ने बनाए थे, जिसमें शुभमन गिल का परफॉर्मेंस था, जायसवाल का परफॉर्मेंस था, सिराज के 6 विकेट थे, आकाशदीप के 10 विकेट थे, प्लस जडेजा का भी स्कोर था। फिर यहाँ पे
ब्रूक का 150, जेमी स्मिथ का 84, शोएब बशीर के 3 और 2 5 विकेट थे, जॉश टंग ने 2 विकेट निकाले थे। जेमी स्मिथ ने दोनों मैचेस में स्कोर किया था, दोनों पारियों में, सॉरी। शुभमन गिल यहां पे 150 आया था, ऋषभ पंत का 134, केएल राहुल 137, ऋषभ पंत का 118 और बुमराह ने 5 विकेट निकाले थे इस मैच में। जहां दूसरी तरफ बेन डकेट और ओली पॉप का स्कोर, क्राउले का 65, ब्रेडन कार्स के 3 विकेट और जॉश टंग ने 3 विकेट निकालकर टीम को दिए थे। तो दोस्तों यहां अभी तक तो ये स्थिति हमने देखी है। अब सबसे पहले इंग्लैंड की बात करते हैं, जहां पे जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है। जोफ्रा आर्चर हाइप तो बहुत कर दिया है, लेकिन टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि मुंह तोड़ने में काम आ सकते हैं, क्योंकि उस लेवल का बाउंस डालते भी हैं, लेकिन रिकॉर्ड उतना खतरनाक इनका नहीं है। अब ये रिप्लेस किसको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे जॉश टंग को, क्योंकि जॉश टंग इस मैच के लिए अनअवेलेबल है। एक प्लेयर था, अगर वो खेलता तो दिक्कत इंडिया के लिए बढ़ सकती थी, वो है एटकिंसन, गैस एटकिंसन। एटकिंसन चूंकि नहीं खेल रहे हैं। अब आप आइए, इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर क्या कहता है कि क्राउले डकेट ओपन करेंगे, ओली पॉप, फिर जो रूट आएंगे, ब्रूक, बेन स्टोक्स। ये 3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच के अंदर, इन तीनों को रख लेना। अधिकतर लोग ब्रूक की तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन ब्रूक जरूरी है। इसके अलावा जेमी स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग की है पिछले दोनों मैचेस में। इसके बाद है क्रिस वॉक्स, ब्रेडन कार्स, जॉश टंग और शोएब बशीर आपको मिल जाएंगे। टंग के स्थान पे जोफ्रा आर्चर आ जाएंगे। ठीक है, क्या कहता है वेन्यू रिकॉर्ड? क्राउले ने इस मैदान पे 11 मैचेस 273 रन और मात्र 27 का एवरेज। क्यों है 27 का एवरेज? नई गेंद, लॉर्ड्स का ग्राउंड, स्विंग और विकेट, ये देखने मिलता है। समझ में आ रहा है? 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। बेन डकेट ने जरूर 6 मैचेस में 430 किया है, 70 का एवरेज है, 250 100 के साथ में, ये खिलाड़ी अच्छा भी है। फिर आते हैं ओली पॉप पे, 40 का एवरेज है, 250 100 इन्होंने भी किया है। लेकिन जब बात आती है जो रूट की, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज भी गिर चुका है, जिनको लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी नहीं बनाना चाहते हैं, उन्होंने 7 बार 50 और 7 बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है। ठीक है, इस मैदान पे ब्रूक का 6 में 183 है, बेन स्टोक्स का 44 का एवरेज है, ये 5 बार 50 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं, और जेमी स्मिथ ने 3 में 117 किया है। जो रूट की अगर हम बात करें तो स्पिन गेंदबाजी करते हैं, 9 विकेट निकाले हैं, लेकिन बेन स्टोक्स को 25 विकेट मिले हैं, हर 50 गेंद के बाद विकेट निकाला। क्रिस वॉक्स को 31 विकेट मिले हैं, इन्होंने हर 32 गेंद के बाद इस मैदान पे विकेट निकाला है। आर्चर को 2 में 5 है, जॉश टंग के पास में 4 में 11 है, इन्होंने हर 40 गेंद के बाद विकेट निकाला था, और बशीर ने 2 इनिंग में 2 विकेट निकाले हैं। अब सबसे पहले क्राउले की अगर चर्चा करें तो वैसे भी इनको 10% लोगों ने टीम में शामिल किया है, तो क्राउले को छोड़ के चलना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से चलेंगे हम। अब रिकॉर्ड कहता है कि इनका बैटिंग एवरेज 30 का है। जब पहले बैटिंग की है, मतलब जब पहली इनिंग में बैटिंग की है, तो लगभग 40 का एवरेज, और एक जो मात्र शतक आया है वो पहले बैटिंग करते हुए आया। तो हाल फिलहाल की स्थिति में जो मैक्सिमम स्कोर मिलेगा ना इस मैदान के ऊपर, वो मुझे उम्मीद है कि 2nd और 4th इनिंग वाले प्लेयर से मिलने वाला है। अभी के लिए ये टीम में नहीं है और ना ही रहने वाले हैं। इस ग्रैंड लीग में अगर चाहो तो 2nd बैटिंग कर रही है टीम तो रखना, पहले बैटिंग में तो रखना भी मत। ठीक है, चाइना मैन के सामने इनको दिक्कत आई है। फिर आते हैं बेन डकेट। बेन डकेट बेहतर ऑप्शन है, और अगर दोनों ओपनर में से किसी एक का सिलेक्शन करना है तो बेन डकेट से अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो बेन डकेट, जिनका लगभग 42 का बैटिंग एवरेज है, इनको मैं टीम में लेके चलने वाला हूं। ठीक है, 7 बार 50 और 4 बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है, और ये ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे। इनका लगभग सभी इनिंग्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। चाइना मैन ने इनको भी दिक्कतें दी हैं। फिर आते हैं नंबर 3 ओली पॉप पे। ओली पॉप एक एवरेज प्लेयर है, और 36 का एवरेज है इनका, जिसमें 3 बार 50 और 5 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। ज्यादातर जो अच्छे स्कोर है वो इनकी सिर्फ पहली इनिंग में आते हैं, इसके बाद इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। पहली इनिंग के बाद ज्यादातर मैचेस में स्ट्रगल किया है, इसीलिए ये प्लेयर अभी मेरी टीम में शामिल नहीं है। अभी जो ऊपर के 3 प्लेयर निकले हैं ना, उसमें से सिर्फ एक बेन डकेट को लेके चल रहा हूं, और अगर मुझे ज्यादा रिस्क लेना है तो फिर मैं बेन डकेट की जगह पे ओली पॉप को रख सकता हूं। अब आप नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 के जो प्लेयर है, इनको नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि जो रूट जो कि यहां नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, और मैं बता दूं कि इस ग्राउंड का रिकॉर्ड तो अच्छा है। अब सिलेक्शन परसेंटेज इतना गिर चुका है कि 50% लोगों ने टीम में रखा है। एवरेज 54 का है, और 13 विकेट भी। चलो खैर, गेंदबाजी तो भूल जाओ, यहां पर
यहाँ बल्लेबाजी इनकी ज़्यादा काम आएगी। और बल्लेबाजी में ये है कि चाहे पहले बैटिंग करा लो, चाहे सेकंड इनिंग में करा लो, चाहे तीसरी या चाहे चौथी इनिंग में, सभी में इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये प्लेयर हमारी टीम में है। इसके बाद हैरी ब्रूक है। अब 80% लोगों ने रख चुके हैं और अब तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी ऊपर चले गए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक और प्लेयर जो हमारी टीम में कंफर्म है, जिसका बैटिंग एवरेज लगभग 57 का है। और अगर आप देखेंगे तो दोनों मैचेस में लगभग शतक इन्होंने लगाया है। ठीक है, कमजोरी कुछ भी नहीं है और हाल फिलहाल में सभी इनिंग्स में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसके बाद अगला नाम आता है बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स को बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के लिए लेके चलेंगे। सिर्फ 60% लोगों ने रखा है, लेकिन ये मेरा कप्तान है। कप्तान इसलिए है, चलो माना कि पिछले मैच में उतने विकेट्स नहीं आए थे, लेकिन यहाँ विकेट के चांसेस बहुत अच्छे हैं और प्लस जो ज्यादातर स्कोर आएगा ना, जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से आने के चांसेस हाई है, क्योंकि नई गेंद सुबह के टाइम पे बहुत दिक्कत करेगी और जो बीच के ओवर्स है ना, वहां पे थोड़ा सा प्लेयर्स रुक कर खेल सकते हैं। इसीलिए अभी इनके अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड्स में उतना कुछ खास नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए कैप्टनसी की प्राइम चॉइस यही है रूट के बाद में। 20 इनिंग में 22 विकेट इनके पास है। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 8 बार पहले भी आउट हो चुके हैं और एवरेज इनका 16 का है। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि इनको ऋषभ पंत ने परेशान, ऋषभ पंत के हो गया, रविंद्र जडेजा ने बहुत परेशान किया था। इसके बाद है दोस्तों जेमी स्मिथ। जेमी स्मिथ की चारों पारियों में रन है और लगभग 84% का सिलेक्शन परसेंटेज भी है। 84% लोगों ने टीम में रखा है। जेमी स्मिथ एक अच्छा ऑप्शन बन चुके हैं। अब अभी के लिए लगभग 58 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं और इंडिया के सामने जो 4 मैचेस खेले ना, 4 मैच से तो ये आउट भी नहीं हुए। 1-2 मैचेस में तो ये 88 वाले में तो जबरदस्ती आउट हुए थे, नहीं तो आउट ही नहीं हो रहे थे इंडिया से। और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 2 बार ये पहले आउट हो चुके हैं। अब जो मैंने देखा है ना अभी तक के मेरे क्रिकेट, जब से मैं देखता आ रहा हूँ, ये स्थिति मुझे नजर आई है कि जो खिलाड़ी किसी टीम के सामने नहीं चलेगा वो इंडिया के सामने चलेगा। अगर किसी खिलाड़ी को कोई नया रिकॉर्ड बनाना है तो इंडिया के सामने आप बना सकते हो। ये चीजें मैंने देखी हैं। ठीक है, 58 का बैटिंग एवरेज है, 550 और 2 बार शतक इन्होंने किया है, जिसमें सेकंड इनिंग में जब शुरुआत की है तो 250 और 2 बार शतक लगा चुके हैं। बाकी इसके अलावा इनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास नजर नहीं आया। क्रिस वॉक्स को अभी छोड़ दीजिए, यहां पर अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है इस मैदान का, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शंस दूसरे बहुत सारे हैं। 28 इनिंग 53 विकेट है इनके खाते में। अभी वो पेस नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्रिस वॉक्स जाने जाते थे। अब अगला नाम है दोस्तों आर्चर। 24 इनिंग 42 विकेट है। अब मैंने क्या कहा कि जितनी हाइप बना रखी है ना आर्चर की, उतनी हाइप होनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी के लिए अब रख लेंगे हम क्योंकि चलो जो भी है विकेट के हिसाब से काम कर जाएंगे। 5 में 11, 8 में 13, 6 में 11, 5 में 7, ऑलमोस्ट हर एक इनिंग में डबल विकेट है। अगर मैं आपको एटकिंसन का रिकॉर्ड दिखाता ना तो आप देखते ही रह जाते। एटकिंसन ने तो हर 30 गेंद के बाद विकेट निकाला था। ब्रेडन कार्स के पास में है 14 इनिंग में 33 विकेट। जब इन्होंने पहले बॉलिंग की है तो 6 में 13 और थर्ड इनिंग में बॉलिंग की है तो 6 में 14 विकेट इन्होंने निकाले हैं। ब्रेडन कार्स अच्छे बॉलर हैं पर विकेट नहीं आ रहा है, वो एक अलग सिचुएशन है। इसके बाद है शोएब बशीर। बशीर दिमाग मत लगाना क्योंकि यहाँ पर तो क्या स्पिन ट्रैक होगा नहीं और 1-2 विकेट से अंतर आता नहीं है। टेस्ट मैच है, 1-2 विकेट से उतना फर्क पड़ेगा नहीं, तो बशीर को मत रखना। हाँ यार चलो, एटकिंसन का रिकॉर्ड देख ही लो आप। 23 इनिंग में 55 विकेट निकाले इस लड़के ने। हालांकि नहीं खेल रहा, 35 का स्ट्राइक रेट था। 6 में 20 जब पहले बॉलिंग की, 6 में 12, 7 में 14 और 4 में 9। अब आप देख लीजिए हर एक इनिंग के अंदर 7 से लेकर 5 विकेट का हाईएस्ट है। तो ये स्थिति है इस बंदे की, जो कि शायद से अगले मैच में आपको नजर आए। और अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। अगर इंग्लैंड की तरफ से देखा जाए, कुछ ऐसे प्लेयर जिनको रख के चलना पड़ेगा हमें, उसमें एक है बेन डकेट, ठीक है, एक आएगा जो रूट के बाद हैरी ब्रूक के बाद बेन स्टोक्स के बाद जेमी स्मिथ। एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आप किसी प्लेयर से रिप्लेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी के लिए जोफ्रा आर्चर को लेके चल रहे हैं। जोफ्रा आर्चर के बाद एक ब्रेडन कार्स को टीम में रख लेंगे। तो 3 और 3 6 प्लेयर हैं। स्मिथ का ऐसा है कि अगर आपके पास कोई रिप्लेसमेंट के लिए प्लेयर है तो ले सकते हो। अधिकतर लोगों ने क्या किया है कि जो रूट के स्थान पर रखा है, पर वो गलती मैं नहीं कर सकता, मैं रूट को नहीं छोड़ पाऊंगा। ठीक है, इंडिया के लिए लोकेश राहुल और जायसवाल। अब आपको यहां ये तय करना है कि नई गेंद से किसको छोड़ना है, क्योंकि नई गेंद से विकेट तो आना बहुत बहुत हद तक तय है और दोनों इनिंग्स में। ठीक है, नंबर 3 पर उन्होंने आया 4 शुभमन गिल, पंत, एन कुमार रेड्डी पॉसिबल है बाहर चले जाएं, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धि कृष्णा बाहर चले जाएंगे। इनके स्थान पे आपको कौन मिल जाएगा? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, फिर आकाशदीप और फिर आपको सिराज नजर आ जाएंगे।
अभी के लिए यहां अगर हम चर्चा करें वेन्यू रिकॉर्ड की, तो इस मैदान पे लोकेश राहुल ने 4 मैच खेलकर 152 बनाया, ऋषभ पंत ने 2 में 59 और रविंद्र जडेजा ने 4 में 114 बनाया है। जडेजा को 3 विकेट मिले हैं 4 टेस्ट मैचेस की इनिंग में, 4 इनिंग में मात्र 3 विकेट, और सिराज को मिले हैं 2 में 8। सिराज को अच्छे विकेट क्यों मिले हैं? क्योंकि समझ में आ रहा है ना, स्विंग की वजह से, जहां स्विंग है वहां सिराज अच्छा करते हैं। अब है दोस्तों लोकेश राहुल और साथ में जायसवाल, ये तो आपको तय करना है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि दोनों में से एक विकेट जाना तय है, लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो मुझे लोकेश राहुल ज्यादा अच्छे नजर आते हैं, इसलिए मैंने लोकेश राहुल को टीम में रखा हुआ है। इनका रिकॉर्ड देखेंगे, पहली इनिंग में 21 का एवरेज है, बाकी बाद में बहुत अच्छा खेला, 54 और 13 का एवरेज है। ठीक है, 37 का एवरेज इनका अभी तक रहा है, जिसमें 5, 50 और 100 है। अगर थोड़ा सा दम भर सको तो फिर जायसवाल अच्छा ऑप्शन होगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, दोनों के बारे में बोल दिया, खिलाड़ी दोनों बुरे नहीं है, पर बात इतनी सी है कि जायसवाल को जरूरी है कि स्टार्टिंग की 25-30 गेंदें खेल जाए बस। अगर वो 25-30 गेंदें सर्वाइव कर गए तो फिर यहां से आपको 40-50 का स्कोर आराम से मिल जाएगा, 50 प्लस ही मिल जाएगा। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग की 10-15 बॉल तक स्ट्रगल करते रहे तो फिर ये मान लेना कि अगली 10 गेंदों के अंदर विकेट आ जाना है। तो ये चीज़ है। और लोकेश राहुल की ये है कि थोड़ा सा गेंद को लीव करना बेहतर तरीके से कर रहे हैं, बल्ले को बहुत अच्छे से अभी सीधा रख के खेल रहे हैं, तो उसका फायदा मिल सकता है अभी के लिए। अब आपको रिकॉर्ड दोनों के अच्छे खराब नहीं है, तो मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि एक को लेके चलना है, क्योंकि विकेट आएगा पावर प्ले में। अब वो किसका होगा ये तो तय करना मुश्किल है, इसीलिए या तो राहुल या फिर जायसवाल एक ही लेके चलना, दोनों को लेने की गलती मत करना। अब वो थोड़ा सा आपके लक पर भी डिपेंड करेगा कि कौन स्कोर कर रहा है। ये भी हो सकता है कि एक इनिंग में ये कर दे और दूसरी इनिंग में वो कर दे। ठीक है, करुण नायर की बात करें तो दोस्तों अभी के लिए मुझे इनका सिलेक्शन सही नहीं लग रहा है, तो अभी के लिए छोड़ रहा हूं। चाहे 45 का एवरेज रहा है, एक बार 100 किया है जिसमें 300 बनाया था, लेकिन मेरी टीम से बाहर है। शुभमन गिल तो ज्यादातर लोगों के कैप्टन है, लगभग 40% लोगों ने कैप्टन बनाया है, और यहां पर ना जो स्कोर आएगा ना वो 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर से ज्यादा आने के चांसेस हैं। क्यों है? क्योंकि बाद में जब बॉल थोड़ा सा पुराना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब 10-15 ओवर में 2 या 3 विकेट अगर चले गए तो फिर जब गेंद थोड़ा पुराना होगा तो इनका स्कोर करना आसान हो जाएगा। इसीलिए शुभमन गिल टीम में कंफर्म है। पहले 72, 46, 87 और 18 का एवरेज है। 6वें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 6 नंबर पर आ चुके हैं। फिर आते हैं पंत दूसरा बेहतर ऑप्शन है, 46 का एवरेज इनका है, और इनको भी टीम में लेके चलना है हमें। तो ये दोनों प्लेयर टीम में आ चुके हैं। इसके बाद है रेड्डी तो अब जीएल का ही पिक रह गए। स्मॉल लीग में तो खैर अब काम नहीं आ पाएंगे, तो स्मॉल लीग से इनको मैंने छोड़ दिया है, और अगर रखना है तो ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग में मत करना। इसके बाद जडेजा, मैंने आपसे क्या कहा कि जडेजा को अगर रखना है तो बल्लेबाजी की दम पे रखना, बॉलिंग की दम पे मत रखना। बॉलिंग में 26 में 50 जो विकेट है ये इंडिया के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, और यहां पर तो और मुश्किल होगा विकेट निकालना। तो यहां आपको यही करना है कि आप इनको बल्लेबाजी की दम पे रखना हो, और मुझे नहीं लगता है कि एक ऑलराउंडर को मैं बल्लेबाजी की दम पे टीम में लेके चलूं। हालांकि पिछले मैच में अच्छा खेला था, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो एक प्रॉपर बैटर को टीम में रखो तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद है वॉशी सुंदर, 40 का एवरेज है, 26 विकेट है। बल्लेबाजी के लिए लेके चलूंगा तो, लेकिन 8वें नंबर को रखने से फायदा नहीं है, यहां मैं छोड़ रहा हूं इनको हाल फिलहाल में। ये सिर्फ जीएल में आपके काम आएंगे अगर आपको लग रहा है कि टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं चला। फिर आते हैं प्रसिद्धि कृष्णा, ये तो खैर बाहर चले जाएंगे, इनको मत देखिए। फिर है आकाशदीप, ये अच्छा ऑप्शन है, बंदे ने अच्छी गेंदबाजी की है, नो डाउट टीम में रह के चलेंगे। सिराज और आकाशदीप में से एक का सिलेक्शन करना है तो मैं अभी के लिए आकाशदीप के साथ में जा रहा हूं। इनके पास में 31 में 48 विकेट है, जो कि अच्छा रिकॉर्ड नहीं है टेस्ट के हिसाब से। और फिर जसप्रीत बुमराह, 29 इनिंग्स 78 विकेट्स, ये कमाल का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इनको तो लेके चलना ही चलना है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की जरा चर्चा कर लें तो ज्यादातर लोग शुभमन गिल को कर ही रहे हैं, मैं बेन स्टोक्स के साथ में जाऊंगा, और एक गेंदबाज को ट्राई कर सकते हैं तो मैं बुमराह को ले लूंगा। ये है मेरे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन स्मॉल लीग में, ये जीएल में, जहां पे ब्रूक, बुमराह और डकेट को हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन। देखो विकेट कीपिंग में मैंने पंत रखा है, कुछ लोग क्या करेंगे रूट के स्थान पे जेमी स्मिथ को रख सकते हैं, ये एक ऑप्शन आपके पास में है, पर मैं रूट को नहीं छोड़ूंगा, तो ये मेरी टीम में है। फिर एक है डकेट, बेन डकेट, लोकेश राहुल, शुभमन गिल। यहां पे चाहो तो जायसवाल, यशस्वी, उल्टा लिख दिया मैंने, वाईजे, जायसवाल को ट्राई कर सकते हैं। ब्रूक को लेना मत भूलना, बेन स्टोक्स मेरे कप्तान है, बुमराह मेरे वाइस कैप्टन है, ब्रेडन कार्स, आर्चर और आकाशदीप को हमने टीम में रखा है। अब अगर मुझे कुछ भी बदलाव करने हैं जो टॉस के बाद होंगे तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा।
अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ में ध्यान रखिएगा, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।